सो नेक्स्ट न्यू पॉइंट है हम लोग का आज का प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब हम ऑडिटिंग करते हैं तो सबसे पहले इसके अंदर हम क्या चेक करते हैं, हम लोग की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सही है, उसके बाद में बैलेंस शीट सही है, और उसके बाद में हम क्या करते हैं, हमारा कैश फ्लो रहता है, रिटेन अर्निंग रहता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था ऑडिटिंग के टाइम के ऊपर सही है। सो उसके अंदर फर्स्ट पॉइंट आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर रिलेवेंट। अभी रिलेवेंट का मतलब क्या होता है और ये क्यों पॉइंट आया है, देखिए कि जब हम किसी चीज की एंट्री करते हैं, सपोज हमने एंट्री की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर लाइट एक्सपेंसेस और लाइट बिल की एंट्री की, तो एक ऐसे रिलेट होता है, ये दो इससे रिलेट होता है, एक फैक्ट्री के अंदर भी जा सकता है। अगर रिलेट करेगा फैक्ट्री लाइट बिल तो ये जाएगा हम लोग का ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर सही है। तो रिलेटेड कौन सा एक्सपेंस हुआ है, ट्रेडिंग। और अगर हम करेंगे सिर्फ लाइट बिल और ऑफिस लाइट बिल तो ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। सो ये रिलेट करना होना चाहिए कि जिससे हम क्या कर सके, जब ऑडिटिंग कर सके तो हम हमारे लिए क्या हो, वो ईजी हो सही है। सो ये रिलेवेंट होना चाहिए, और जब भी हम इसके अंदर कोई भी एंट्री करेंगे तो वो उसके हिसाब से हमें क्या करना है, वो स्टेटमेंट के हिसाब से हमें वो रिलेवेंट रखना होगा कि समझने में क्या हो, आसानी हो सही है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है कंपेरेबल। अभी कंपेरेबल का मीनिंग क्या होता है इसके अंदर, कि हम जो स्टेटमेंट रेडी करते हैं सही है, तो क्या करते हैं, एनुअली स्टेटमेंट रहते हैं हम लोग की, तो हम इजीली उसको कंपेयर कर सके। अभी कैसे कंपेयर करेंगे, जब भी ऑडिटिंग होता है तो क्या होगा, हमें पता चलेगा उसके अंदर कि हमें कितना लॉस हुआ है सही है। मतलब क्या करते हैं हम लोग कि जब भी हम बैलेंस शीट देखते हैं सही है, हमें इजीली पता चलता है कि हमारा और पीएनएल अकाउंट कि हमारा कहाँ पे ज्यादा एक्सपेंस हुआ है, हमारा कहाँ पे ज्यादा लॉस हुआ है। और पूरा जब हम एनुअली निकालते हैं तो हमें पता चलेगा कि हमारा जो लॉस हुआ है सही है, वो पिछले साल से कम हुआ है या ज्यादा हुआ है सही है। अगर उसके अंदर कुछ भी चेंजेस आएगा ना तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें उसकी इंफॉर्मेशन बतानी पड़ती है, उसकी वजह देनी पड़ती है ऑडिटिंग के अंदर कि कौन से वजह से हम लोग का लॉस हुआ है। अगर प्रॉफिट होगा तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन जहां भी अगर लॉस दिखे तो हमें वो कंपेयर करना आना चाहिए कि इस साल हमारा प्रॉफिट इतना है या लॉस इतना है। तो उसके हिसाब से हम कंपेयर करेंगे हमारे जो बैलेंस शीट रह गए हो, और उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, हमारी स्टेटमेंट रेडी करेंगे सही है। और नेक्स्ट आता है उसके बाद टाइमली। अभी टाइमली के अंदर क्या बताया गया है, इट इज शुड बी प्रिपेयर टाइम अवॉइडिंग अननेसेसरी डिले ऑर्डर टू रिटेन वैल्यू ऑफ इंश्योरिंग यूटिलिटी। इसके अंदर क्या बताया है कि जब भी हम स्टेटमेंट रेडी करेंगे ना तो टाइम टू टाइम होनी चाहिए सही है। अगर टाइम टू टाइम नहीं होगे तो हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट एनुअली प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। और उसी के साथ बताया गया है, एक पॉइंट है इसके नीचे, अवॉइड एम्बिगिलिटी। इसका मतलब क्या होता है अवॉइड एम्बिगिलिटी का, कि अगर जब हम टाइम टू टाइम वो रिलेट नहीं करेंगे, स्टेटमेंट रेडी नहीं रखेंगे, तो हमें आगे जाके कुछ लॉस हो सकता है। वो कौन सा लॉस रहेगा, जैसे कि हम लोग का टैक्स रिलेटेड रहे सही है। हमें जब टैक्स टाइम टू टाइम भरते हैं हम लोग, तो हम क्या करेंगे, वो स्टेटमेंट को पहले मेंटेन रखना पड़ेगा सही है। अगर हमारी स्टेटमेंट सही से मेंटेन होगी तो क्या होगा, हम लोग को बताने में आसानी होगी। जो हमारे शेयर होल्डर है सही है, पार्टनर्स है, हमारी कंपनी के ओनर से, तो बतानी आसानी होगी सही है। और आने वाले हम रिस्क से बच सकते हैं। यही हम लोग का सबसे बड़ा उसके अंदर प्रॉफिट रहेगा, बेनिफिट रहेगा, कि अगर हमारे स्टेटमेंट टाइम टू टाइम रहेंगे तो हम क्या करेंगे, अवॉइड एम्बिगुइटी, जो आने वाले जो रिस्क है वो हम क्या करें, कम कर पाएंगे, और हमारी जो प्रॉफिट है और बेनिफिट है हम लोग को मिल सकता है ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या बताया गया है कि इट शुड बी प्रिपेयर बाय फॉलोइंग रिलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लाइक, जैसे कि एएस स्टैंडर्ड्स। उसके अंदर बताया गया है कि एएस स्टैंडर्ड्स कौन से हम लोग के, डेप्रिसिएशन एएस 6 डेप्रिसिएशन के लिए होता है, एएस 14 अकाउंट फॉर एमलगमेशन के लिए होता है सही है, और एएस 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री के लिए होता है। तो अगर हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की तरह हम क्या करेंगे, हमारे अकाउंट मेंटेन करेंगे, जैसे कि बताया गया है कि हमारे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से हम जो अकाउंट मेंटेन करेंगे तो इजीली होगा ऑडिट करने के लिए ओके। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है फॉर्मेट। अभी फॉर्मेट के अंदर क्या आता है कि कंपनी एक्ट 2013 सही है, सेक्शन 06, इसके अंदर बताया गया है कि आपको वर्टिकल फॉर्म में शो करना है आपकी जो स्टेटमेंट रहेगी, और उसके हिसाब से अगर आप शो करेंगे तो क्या होगा, दिस विल बी कॉमनली एक्सेप्टेड और ऑल पर्पस इजीली अंडरस्टैंड सही है। तो इजीली आप अंडरस्टैंड कर पाओगे और उसकी हेल्प होगी आपको ऑडिटिंग में। सो ये आता है पूरे पॉइंट्स प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ठीक है। सो हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट देखने वाले हैं हम, यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन। हमने हमारे लास्ट पॉइंट के अंदर देखा था कि हमें स्टेटमेंट हम कैसे टाइम टू टाइम बनाते हैं सही है, उसको कंपेयर करते हैं। सो क्यों इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन के अंदर, कि क्यों कौन यूज करता है इस इंफॉर्मेशन को। देखिए हमने हमारे स्टेटमेंट जो बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस हो, बैलेंस शीट हो, ये स्टेटमेंट
जो यूजर करने वाले हैं उसके अंदर से पहले आता है ओनर्स और कंपनी के स्टेक होल्डर्स। इसके अंदर क्या बताया है कि ये जो इंफॉर्मेशन है कंपनी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। उसका ग्रोथ क्या है, सही है, कितनी प्रोग्रेस में जा रही है, लास्ट ईयर से हमने कितना प्रॉफिट सबसे ज्यादा इस लास्ट ईयर में था, इस ईयर में हम लोग को हमारा लॉस कहाँ पे हुआ है, ये स्टेटमेंट शो करता है। सही है। और बहुत सारे जो ओनर्स है उनका क्या करता है कि बहुत सारे आउट ऑफ कंट्री भी बिजनेस रहता है, कंपनी रहती है, तो उसके हिसाब से वो भी चेक करेंगे कि हम कंपनी को ओपिनियन क्या देख सकते हैं कि हमें आगे जाके और ज्यादा प्रॉफिट हो इस स्टेटमेंट से ऊपर। सो इस स्टेटमेंट के ऊपर सब मतलब की संपूर्ण जो जबाब संपूर्ण जो मेन इम्पॉर्टंट पार्ट आहे ह्याच्यामध्ये ते स्टेटमेंटचा आहे। स्टेटमेंटवर आपण काय करू शकतो, आपण प्रॉफिट कॅल्क्युलेट करतो आणि त्याच्यावरून आपण काही चेंजेस सुद्धा आणू शकतो। जर आपल्याला भरपूर टाइम टू टाइम जर लॉस होत असेल भरपूर वेळेला, तर त्याच्यामधून आपण काय करणार, बघणार की ह्या स्टेटमेंटमध्ये आपल्याला ह्या ठिकाणी लॉस झालेला आहे, मग असे जे काय असेल ते आपण तिथे स्टॉप करून त्याच्याकडे काही नवीन चेंजेस करून नेक्स्ट आपण अप्लाय करू शकतो, जे आपल्याला प्रॉफिट मेकिंग असेल आपल्या कंपनीसाठी। मग हे ओनरचं काम असतं स्टेटमेंट बघण्याचं, की जेणेकरून त्याला आपल्या कंपनीचा प्रोग्रेस करता येईल। ओके। सो नेक्स्ट है इसके अंदर लेंडर्स और बैंक। देखिए इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब अगर हमारी कंपनी सही से वर्क कर रही है, हम लोग की ग्रोथ सही से रहेगी, तो क्या होगा, जब हम अगर कुछ नया डिवीजन भी स्टार्ट करने जाएंगे, अगर हमें कैपिटल हमें पैसे की जरूरत लगी, तो क्या होगा, जब हम बैंक से लोन लेंगे तो सबसे पहले बैंकर्स क्या करेंगे, हम लोग के स्टेटमेंट चेक करेंगे। क्यों स्टेटमेंट चेक करेंगी, जैसे कि मैंने कहा कि स्टेटमेंट के ऊपर हमारा पूरा कंपनी का कच्चा चिट्ठा रहता है। मतलब क्या कि हमारी कंपनी कितनी प्रोग्रेस के अंदर है, हमने लास्ट ईयर से कितना प्रोग्रेस किया है, या लॉस में ही जा रही है कंपनी। अगर हमारी कंपनी लॉस में जाएगी तो कोई बैंक हमें लोन देगी नहीं देगी, सही, क्योंकि उसका जो लोन हमें पे करने वाले हम उसको फिर से दे ही नहीं सकते। तो हमें बैंक क्या करेंगे, वहाँ पे लोन प्रोसेस हम लोग की स्टॉप कर देंगी। इसलिए बैंक को सब इंफॉर्मेशन देनी जरूरी होती है जो हम स्टेटमेंट तैयार करते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स। इसके अंदर क्या बताया गया है कि जो बाकी के लोग हैं जो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, तो इन्वेस्ट करने से पहले वो भी क्या करेंगे, हमारी कंपनी के स्टेटमेंट चेक करेंगे। सही है, कि कितनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, अगर हमने यहाँ पे इन्वेस्ट किया तो हमारा पैसा हमें मिलेगा या डूबेगा, मतलब या बैड डेब्ट हो जाए, मतलब वैसे कभी रिटर्न आएगा ही नहीं हम लोग के पास। वो देखते हैं इन लोग। अगर प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है, हर साल में उसका प्रोग्रेस बढ़ रहा है, वो हमें कैसे पता चलता है, हमारे स्टेटमेंट से ऊपर पता चलता है। तो लोग क्या करेंगे, वो सब देखने के बाद ही कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। सही है। सो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके अंदर ट्रेड क्रेडिटर्स। अभी इसके अंदर क्या बताया गया है ट्रेड क्रेडिटर्स के अंदर, जब हम कोई भी रॉ मटेरियल हम क्रेडिट बेसिस के ऊपर लेते हैं, सही है, कंपनी अगर ये कंपनी या कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन क्रेडिट बेसिस के ऊपर अगर कुछ माल खरीद रही है, तो इजीली खरीदी गया नहीं, तो जो देने वाले हैं वो लोग भी क्या करेंगे, स्टेटमेंट चेक करेंगे। चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस मेकिंग, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है कंपनी को। अगर हमने उनको क्रेडिट बेसिस के ऊपर दिया, तो हम लोग के जो अमाउंट बची है हमें कंपनी देंगी या नहीं देगी, ये भी क्या करते हैं, क्रेडिट जो देते हैं, जो रॉ मटेरियल देते हैं वो देखेंगे। अगर उनके लिए रॉ मटेरियल उन्होंने दिया, उनका प्रोडक्शन वही स्टॉप हुआ, क्यों, क्योंकि बाकी के वर्कर्स ही नहीं है काम करने के लिए उसके उनको, तो क्या होगा, वर्कर्स क्यों नहीं, क्योंकि उनको सैलरी टाइम टू टाइम नहीं मिली, कंपनी का प्रोग्रेस बहुत धीमे है, तो क्या हो सकता है, ऐसा रॉ मटेरियल ट्रेड क्रेडिटर्स देके लॉस में जा सकता है। तो इसलिए वो इज ऑफ इंफॉर्मेशन चेक करेंगी कि कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, तो स्टेटमेंट की वजह से वो सब पता चलेगा। तो ये भी लोग चेक करते हैं कंपनी की इंफॉर्मेशन। ठीक है। सो उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है एम्प्लॉइज। सो जैसे मैंने भी आपको बताया इस पॉइंट के अंदर ट्रेड क्रेडिटर्स के अंदर, कि अगर कंपनी प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, प्रॉफिट नहीं मिल रहा है कंपनी को, लॉस, हर साल लॉस से ही गुजरना पड़ रहा है, तो क्या होगा, कंपनी जो एम्प्लॉय रहेंगे उनको सैलरी मिलेंगी नहीं, सही है, वेजेस नहीं मिलेंगी। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, कंपनी के जो एम्प्लॉय है वो एक तो जॉब मतलब खुद जॉब छोड़ देंगे, या उनको कंपनी भी निकाल सकती है। और ऐसे में क्या होता है, जो ट्रेड क्रेडिटर्स, जैसे मैंने भी आपको बताया, रॉ मटेरियल दिया है उन्होंने, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर कुछ प्रोग्रेस ही नहीं हो रहा है। क्यों नहीं प्रोग्रेस हो रहा है, क्योंकि अंदर काम करने के लिए एम्प्लॉय मौजूद ही नहीं है। सही है। तो ऐसे फिर क्या हो सकता है इसके अंदर, कि कंपनी को लॉस सबसे ज्यादा उठाना पड़ सकता है। तो इसलिए ट्रेड क्रेडिट से भी अपना रॉ मटेरियल देने से पहले इंफॉर्मेशन चेक करती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। तो वही एम्प्लॉय का अंदर पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको, कि अगर कोई नया नया बंदा भी अगर
कंपनी के अंदर एंटर होना चाहता है, नया एम्प्लॉय भी कंपनी के अंदर एंटर होना चाहता है, तो क्या करेगा सबसे पहिले, तर तो काय करणार आहे त्याच्यामध्ये सांगतो तुम्हाला मी. तर तो कंपनीची पूर्ण प्रोफाईल चेक करेल. जेव्हा आपण बघतो एखाद्या कंपनीला आपण व्हिजिट देतो इंटरव्ह्यू पर्पजसाठी, इंटरव्ह्यूसाठी आपल्या, तर आपण काय करतो, त्या कंपनीची पूर्ण हिस्ट्री वाचून घेतो, की कंपनीची काय हिस्ट्री आहे, कंपनीने आतापर्यंत किती काय अचीव्ह केलंय, किती ग्रोथ आहे ह्याची, आपल्याला किती आपली सॅलरी एक्सपेक्टेशन जी आहे ती आपल्याला ही कंपनी देऊ शकते की नाही देऊ शकत, हे कशावरून समजते, त्याचा युजर ऑफ इन्फॉर्मेशन त्याच्या बॅलन्स शीट वरून. बरोबर आहे. मग जेव्हा आपण चेक करणार त्याची स्टेटमेंट्स काय असतील आणि स्टेटमेंट कशी शो करणार, की आपल्याला कंपनी डायरेक्ट स्टेटमेंट देणार नाही, पण आपल्याला माहिती असतं की कंपनीचं किती व्हॅल्यू आहे मार्केटमध्ये, त्याच्यावरून हे आपल्याला समजतं. त्याची काही बॅलन्स शीट सुद्धा मोठे मोठे ऑर्गनायझेशन आहेत ते आपल्याला शो करतात. बरोबर आहे. तर त्याच्यामध्ये आपल्याला समजून येणार आहे की कंपनीची ग्रोथ किती आहे, किती कंपनी ती नामांकित आहे, म्हणजेच की किती कंपनी चर्चेबाहेर आहेत, की जेणेकरून आपल्याला काय इंटरव्ह्यू जाण्याच्या अगोदर हे सगळं आपण स्टडी करून त्याच्यामध्ये एंटर होतो. मग हेच आहे युजर ऑफ इन्फॉर्मेशन. ठीक आहे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे कॉन्ट्रॅक्टर्स. आता कॉन्ट्रॅक्टर्सचा पण पॉइंट तुम्हाला मी सकाळी सांगितला होता ह्याच्यामध्ये, की कॉन्ट्रॅक्टर्स म्हणजेच काय? तर कॉन्ट्रॅक्टर्स म्हणजे आता आपल्या जे सब कॉन्ट्रॅक्टर्स आहेत, आपल्या कंपनी संग ते जे डील करतात. ठीक आहे. कोण डील करणार? बघा ह्याच्यामध्ये तर डील आता समजा एक जे कार बनवणारी कंपनी आहे आणि ती बॅटरीची डील करते सब कॉन्ट्रॅक्ट. तर सब कॉन्ट्रॅक्ट आहे की तुम्ही जेवढे कार्स बनवाल तेवढे आम्ही तुम्हाला बॅटरी प्रोव्हाईड करतो. बरोबर आहे. मग ती जी सब कॉन्ट्रॅक्टर सुद्धा काय करणार, आपली युजर ऑफ इन्फॉर्मेशन चेक करणार, की ह्यांचं जे बाकीचे हे एम्प्लॉईज बरोबर आहेत, हे व्यवस्थित काम करतायत का? त्याच्यानंतर त्याची स्टेटमेंट प्रॉफिट मेकिंग आहे का? अगोदर ह्यांनी ज्या सब कॉन्ट्रॅक्टर होते त्याला पेमेंट व्यवस्थित केलंय का? बरोबर आहे. त्याचं प्रॉफिट किंवा त्याचा लॉस किती प्रमाणात होतोय. तर हे सब कॉन्ट्रॅक्टर सुद्धा ते चेक करूनच ते आपल्याला काय करणार आहेत, आपल्याला सांगितले सब कॉन्ट्रॅक्ट करणार आहेत. बरोबर आहे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे त्याच्यामध्ये गव्हर्नमेंट. आता गव्हर्नमेंटचं सुद्धा इम्पोर्टंट पार्ट हे सांगितलं आहे, की जेव्हा प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट आणि आपली बॅलन्स शीट गव्हर्नमेंट प्रत्येक टाईम चेक करते. का चेक करते? कारण डिपेंड्स ऑन टॅक्सेशन, की आपण त्याच्यामध्ये काही लपवतोय का? का हाईड करतोय का? की आपल्याला सगळ्यात जास्त मोठ्या अमाउंटमध्ये प्रॉफिट झाल्याने आपण कमी दाखवतोय. मग हे युजर ऑफ इन्फॉर्मेशन ते सुद्धा चेक करतात. बरोबर आहे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे कन्झ्युमर सोसायटीज. आता ह्याच्यामध्ये काय सांगितलंय बघा कन्झ्युमर सोसायटीजमध्ये, की जेव्हा एखादे आपण अमाउंट एक पे करतो. म्हणजे जसं की एक एक्झाम्पल सांगतो तुम्हाला रिलीफ फंड. पीएम रिलीफ फंडमध्ये आपण पे करतो. ते सुद्धा काय करतात, की जे सोसायटीमध्ये जे काम करणारे काही व्यक्तिमत्व आहेत, ते त्याच्यामध्ये चेक करतात. त्याची रिस्पॉन्सिबिलिटी असते, की आपण किती पे करतोय. आपल्या प्रॉफिटचा किती पर्सेंट पार्ट आपण सोसायटीमध्ये पे करतोय. जेणेकरून काय होतं त्याच्यामध्ये, की आपल्याला इझिली अंडरस्टँड होतं, की आपलं कॉन्ट्रिब्युशन आपल्या कंपनीचं किती आहे. हा सुद्धा इम्पोर्टंट पार्ट असतो फॉर सोसायटीसाठी. हे त्यासाठी युजर ऑफ इन्फॉर्मेशन ते लोकं बघत असतात. ठीक आहे. सो त्याच्यानंतर नेक्स्ट पॉइंट आहे. आता नेक्स्ट पॉइंट आपण बघणार आहोत त्याच्यामध्ये. सो कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडिटिंग. त्याच्यामध्ये पहिला पॉइंट आहे, इट इज अ सिस्टमॅटिक स्टडी. बघा आतापर्यंत आपण ऑडिटिंग बघत आलो आहे, की कशा प्रकारे ऑडिटिंग होते, काही स्टेटमेंट काय इम्पॉर्टंट आहेत, त्याचं युजर ऑफ इन्फॉर्मेशन कशासाठी इम्पॉर्टंट आहे. सो बघा त्याच्यामध्ये काय सांगितलं, जे कॅरेक्टरिस्टिक्स काय आहेत ऑडिटिंगचे. आता मी सुरुवातीला तुम्हाला सांगितलं होतं, की ऑडिटिंग म्हणजेच काय, की आपण एक एक्झामिनेशन करतो, एक्झामिन करतो. बरोबर आहे. मग त्याच पहिले सांगितलं, की इट इज अ स्टडी सॉरी इट इज सिस्टमॅटिक स्टडी. तर काय आहे ऑडिटिंग? ही एक सिस्टमॅटिक स्टडी आहे. तरी काय सांगितलं, की तुमची ऑडिटिंग जर व्यवस्थित पद्धतीने असेल, तर तुम्ही त्याच्यामध्ये तुमचे ऑब्जेक्टिव्ह, ऑडिट प्लॅनिंग, प्रोग्राम, सिलेक्शन, ऑडिट टीम, शेड्यूलिंग, ऑडिट प्रोसिजर अँड इन्व्हेस्टिगेशन व्यवस्थित प्रकारे करू शकता. जर हे तुम्ही व्यवस्थित पद्धतीने केलं का? कारण ह्याने एक सिस्टमॅटिक पद्धत त्यांनी सांगितलेलं आहे. ह्याच्यात ते असं सांगतात, की तुम्ही अगोदर प्लॅनिंग करा. ऑडिट करण्याच्या अगोदर, की तुम्हाला काय एक्झॅक्ट ऑडिट करायचं आहे. तुमचे काय ऑब्जेक्टिव्ह आहेत त्याच्यामध्ये. तुमची काय शेड्यूल असणार आहे. तुम्ही काय इन्व्हेस्टिगेट करणार आहे. आता तुम्ही इन्व्हेस्टिगेट काय करणार आहे कसं समजेल आपल्याला, की आपण जेव्हा बघतो, की बॅलन्स शीट जेव्हा आपण लास्ट इयरची आणि आत्ताची जर कंपेअर केली, तर ह्याच्यामध्ये समजा आपल्याला काही चेंजेस दिसले, तर आपण ते काय करणार एकदम सिस्टमॅटिक वेने त्याला बघणार आहोत, की खोटं काय ह्या कंपनीने घपला केला आहे का ते त्याच्यामध्ये आपल्याला दर्शवत नाहीये. तर त्याच्यामुळे सांगितलं पहिल्या पॉइंटमध्ये, की ऑडिटिंग ही एकदम सिस्टमॅटिक स्टडी आहे. ती व्यवस्थित बघूनच केली जाणार आहे. ठीक आहे. सो त्याच्यानंतर नेक्स्ट पॉइंट आहे इंडिपेंडंट एक्झामिनेशन. आता ऑडिटिंग ही अशी पद्धत आहे, की इंडिपेंडेंट आहे. ठीक आहे. म्हणजे काय करणार आहे, तो एक जो ऑडिट करणारा जो माणूस असेल, तो काय करणार आहे, आपलेच जे रूल्स आहेत,
जे एक्झामिनेशनसाठी लागतात ते तो आपल्या रूल्सनुसारच काय करणार आहे, तो काम करणार आहे. बरोबर आहे. तर मी असं पण सांगितलं त्याच्यामध्ये, की एखादं जर त्याला समजलं, की आपल्याला ऑडिट करायचं आहे, तो आपल्या प्लॅनिंगनुसार करणार. बरोबर आहे. त्याच्यामुळे तो काय बघणार आहे, की जर आता एखादी कंपनी असं सांगितलं, की "सर तुम्ही अगोदर आमच्या ह्या डिव्हिजनला ऑडिट करा." तर तो तो त्याची त्यांच्याप्रमाणे रूलप्रमाणे तो चालणार नाही. तो त्याचा एक्झामिनेशन जो आहे, तो त्याच्या स्वतःच्या रूलप्रमाणे चालेल आणि जो बोलेल त्याप्रमाणे त्याला काय करणार आहे कंपनीला ते ऐकायला लागणार आहे. म्हणजे इंडिपेंडंट एक्झामिनेशन स्वतःला जसं वाटेल त्या पद्धतीने तो काय करणार, तो एक्झामिन करणार ती कंपनी, ती शीट, ती स्टेटमेंट, तो डिपार्टमेंट आणि त्यानुसार तो काय करणार आहे, त्याचं काम करणार आहे. तर हे सांगितलेलं आहे इंडिपेंडंट एक्झामिनेशनमध्ये. त्याच्यानंतरचा नेक्स्ट पॉइंट बघूया काय आहे. सो नेक्स्ट पॉइंट आहे त्याच्यानंतर ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ एक्झामिनेशन. आता याचे ऑब्जेक्टिव्ह काय असणार आहेत, की तो त्या कशा पद्धतीने तो एक्झामिन करतोय, कसं ऑडिट करतोय. बरोबर आहे. जसं मी तुम्हाला सांगितलं, की त्याच्या मतनुसार त्याच्या इंडिपेंडंट एक्झामिनेशन तो काय करणार आहे, तो ऑडिट करणार आहे. तो अगोदरच ठरवणार आहे, की मला हे डिपार्टमेंट ऑडिट करायचंय कारण त्याला फरक जाणवलाय. मग त्यानुसार ते काय करणार आहे, तो एक्झामिन करणार आहे आणि तो कोणाच्या फेवरमध्ये येऊन हे ऑडिट करणार नाही. जसं तुम्हाला सांगतो, की आता कंपनी पुन्हा सांगते, की त्याला की "सर तुम्ही आमच्या ह्या डिपार्टमेंटला अगोदर ऑडिट करा आणि इथे तुम्ही आम्हाला आमच्या पद्धतीने रिपोर्ट द्या." तर तो असं करणार आहे का? नाही. तो आपला इंडिपेंडंट एक्झामिनेशन करेल आणि त्याचे जे ऑब्जेक्टिव्ह आहेत त्याचप्रमाणे तो काय करणार आहे, एक्झामिन करणार आहे. म्हणजे तो कोणताही कंपनीवरती फेवर करणार नाही, की मी तुम्हाला हेल्प करतोय ह्या ऑडिटमध्ये. तर हे त्याचे रूल्स नसतात. जर त्याने असं केलं तर काय होणार आहे, जेव्हा ऑडिट टीम किंवा त्याचे जे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर असते, तर त्याच्याकडून त्यांना एक रिपोर्ट प्रेझेंट करायला लागतो. मग त्या रिपोर्टमध्ये समजा काही असं दिसलं, की काहीतरी प्रॉब्लेमॅटिक आहे, तर त्याला त्याचे आन्सर फेस करावे लागतील त्या ऑडिटरला सुद्धा. मग तो काय करणार आहे, ऑब्जेक्टिव्ह जे त्याचे आहेत, त्या पद्धतीने तो काय करेल, आपलं ऑडिट एक्झामिन करेल. ठीक आहे. आणि तो काय करणार, आपल्या पूर्ण एक्सपिरियन्सनुसार समजा एखाद्या कंपनीने काही जर घपला केला असेल, तर त्याच्या एक्सपिरियन्सनुसार त्याला लगेचच समजेल, की कुठेतरी काहीतरी आहे. कारण का ऑडिट करणं हे एकदम ईझी स्टेप नाहीये. ऑडिटर काय करणार आहे, अगोदर तो एक्झामिन करेल त्याची अगोदरची शीट आणि त्यानुसारच तो काय करणार आहे, त्याचा कंपनीचं ऑडिट करणार आहे. ठीक आहे. सो नेक्स्ट पॉइंट आहे त्याच्यानंतर डाटा अँड स्टेटमेंट. सो तुम्हाला मी बोलल्याप्रमाणे ह्या पॉइंटमध्ये आले, की इट इन्व्हॉल्व क्रिटिकल एक्झामिनेशन. त्याच्यामध्ये कोणते-कोणते रेकॉर्ड चेक केले जातात. The records of book of account like ledger, journal, profit and loss account and balance sheet. सो ह्याच्यानुसार तो काय करेल, ऑडिट करेल आणि त्याच्यानंतर काय फरक जाणवला, तो त्या रिपोर्टमध्ये तो काय करेल, मेन्शन करेल. सो नेक्स्ट पॉइंट आहे त्याच्यामध्ये पर्पज, गोल, ऑब्जेक्टिव्ह अँड प्रपोर्शन्स. सो ह्याच्यामध्ये काय सांगितलं आहे बघा, की ऑडिट एक्टिविटी इज ऑलवेज कैरिड विद द सम पर्पज. सही है. कौन से पर्पज के ऊपर ही की जाती है, क्या उसके अंदर पर्पज रहेगा, कि वो पहले से ही क्या करता है, डिसाइड करता है कि उसे कौन से सेक्शन में फर्स्ट ऑडिट करना है, उसका गोल क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है. सही है. तो जैसे कि मैंने कहा था कि वो अगर कंपेयर करेगा हमारी पिछली स्टेटमेंट को, उसके अंदर उसको अगर कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो उसी डिपार्टमेंट में वो क्या करेगा, पहले जाके ऑडिट करेगा. सही है। उसको क्या करेगा, तो उसकी जल्दी क्या कर सकता है, ऑडिट करके उतना जल्दी वो रिपोर्ट तैयार कर सकता है उसके अंदर। सही है। मतलब क्या क्या अगर उसने कहा कि मुझे सबसे पहले एचआर डिपार्टमेंट में करना है मेरा ऑडिट या फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में ऑडिट करना है, तो उसके हिसाब से वो क्या करेगा, ऑडिट करेगा. सो त्याच्यानुसार तो काय करणार आहे, तो ऑडिट करेल आणि त्याचप्रमाणे त्याचे जे काही ऑब्जेक्टिव्हज असतील, त्याला जे सांगायचे असतील, ते त्या ऑडिट रिपोर्टद्वारे तो काय करू शकतो, ते आपले ऑब्जेक्टिव्ह सांगू शकतो. ठीक आहे. त्यानंतर नेक्स्ट काय सांगितलेलं आहे बघा याच्यामध्ये एव्हिडन्स टू सपोर्ट ऑफ ऑप्शन्स. आता याच्यामध्ये काय सांगितलंय, की एव्हिडन्स काय करणार आहे, आता कोणत्या एव्हिडन्स असतील हे? जसं आतापर्यंत आपण बघत आलो, की आपली जी स्टडी आहे, सिस्टमॅटिक स्टडी आहे ऑडिटची, व्यवस्थित पद्धतीने तो आपलं काय करेल, स्टडी करेल. बरोबर आहे. जे स्टेटमेंट असतील, इंडिपेंडंट एक्झामिनेशन त्याच्या पद्धतीने तो काय करणार आहे, तो एक्झामिन करणार आहे. पूर्ण स्टेटमेंट्स, पूर्ण डिपार्टमेंट्स. त्याच्यानंतर आहे ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ एक्झामिनेशन. त्याचे काय ऑब्जेक्टिव्ह असतील, तो शो करेल त्या रिपोर्टिंगमध्ये. डाटा स्टेटमेंट कोणते-कोणते जे स्टेटमेंट त्याला बघायचे आहेत, तर त्या पद्धतीने काय करेल, आपल्या पद्धतीने चेक करणार आहे. त्याच्यामध्ये तो कोणत्याही कंपनीच्या डिपार्टमेंटवरती फेवर करणार नाही. ओके. पर्पज ऑफ गोल, ऑब्जेक्टिव्ह अँड प्रपोर्शन्स ह्याच्यामध्ये काय सांगितलेलं आहे, की त्याच्या ऑब्जेक्टिव्हनुसार जसं मी तुम्हाला त्याला सांगितलं असेल, की तो कोणत्या ठरावून पहिले इकडे येऊन तो आपले ऑडिट करणार आहे. कोणते ऑडिट रिपोर्ट पहिले बनवणार आहे. तर त्याच्या पर्पजनुसारच त्याचा गोल जो ठरवला असेल, त्या पद्धतीने येऊन काय करणार, त्याच्यामध्ये तो काम करणार आहे. त्याच्यानंतर आता हे सगळं केल्याच्या नंतर जेव्हा एव्हिडन्स येतील, समजा एखाद्या कंपनीमध्ये काहीतरी घपला झाला आहे किंवा काहीतरी नुकसान झालं आहे, की ज्याने तो आपल्या स्टेटमेंटमध्ये शो केलेलं नाहीये. ठीक आहे. आता ह्याच्यामध्ये बघा, कधी-कधी असं होतं, की कंपनीच्या काही ठिकाणी बॅलन्स शीटमध्ये पकडा,
की काही ठिकाणी ज्यांनी तो टाकायला विसरले ती अमाऊंट आणि त्यांनी चुकून दुसऱ्याकडे टाकली. ठीक आहे. किंवा प्रॉफिट अँड लॉस मध्ये अमाउंट न टाकता त्यांनी ती अमाउंट, जसं मी तुम्हाला सांगितलं होतं की लाइटिंग एक्सपेन्सेस हे 2 प्रकारचे असू शकतात. मग त्यांना ऑफिसच्या जागेवर त्यांनी टाकली फॅक्टरी एक्सपेन्सेस मध्ये. बरोबर आहे. मग अशी चुकून जर काही प्रॉब्लेम झाले असतील, तर तो ऑडिटर काय करणार आहे, तर त्या कंपनीच्या लक्षात येऊन देणार आहे. बरोबर आहे. आम्ही समजा काही जर मोठा घपला झाला असेल, तर तो ऑडिट करणारा जो व्यक्ती आहे, तो इझिली काय करेल, तो ओळखू शकतो. आणि अशामध्ये काय होऊ शकतो, की जेव्हा असं सांगितलं, की ही कंपनीने कंपनीमध्ये काहीतरी घपला झालेला आहे, त्यांनी पैसे खाल्लेले आहेत, तर त्याला काहीतरी एव्हिडन्स शो करायला लागेल. बरोबर आहे. मग तो एव्हिडन्स काय असणार आहे, की ते स्टेटमेंट्स, की ॲक्चुअली प्रॉफिट एवढं झालं पाहिजे होतं आणि हे प्रॉफिट ह्या लोकांनी कमी दाखवलेलं आहे. त्या जागेवर लॉस दाखवलेला आहे. मग त्यांच्याकडे हे एव्हिडन्स असणं हे खूप गरजेचं आहे. मग हे कोण शो करणार? ऑडिटर शो करणार. कुणाला शो करणार आहे? ज्यांनी त्याला अपॉइंट केलंय. ते कदाचित कंपनीचे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सुद्धा असू शकतात. ओके. सो नेक्स्ट पॉइंट है रिपोर्टिंग। सी, हमने हमारे लास्ट पॉइंट के अंदर कुछ एविडेंस और सपोर्ट के बारे में जैसे मैं आपको बताया था, फिर से एक बार इसके अंदर मैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बोलना चाहूंगा कि जब भी हमारा जो ऑडिटर रहेगा, सही है, वो कुछ कंक्लूजन के आने से पहले, मतलब ये रिपोर्ट सबमिट करने से पहले उसको जो एविडेंस जैसे मैंने बताया उसको शो करना होगा उस ऑडिट कमिटी को। सही है कि कहाँ पे गफला दिख रहा है, अगर उस या कहाँ पे लॉस दिख रहा है, तो उसके हिसाब से अगर वो सबमिट नहीं कर पाया तो क्या होगा, कंपनी अपना जो लॉस जो छुपाया है वो उस कभी प्रूफ नहीं कर पाएगी। सही है। तो उसका ऑडिटर का काम होता है कि उसे वो ढूंढ के निकालना होगा। सही है। उसके बाद हमारा जो पॉइंट दिया हुआ है वो है रिपोर्टिंग। अभी रिपोर्टिंग का मतलब क्या होता है कि एनुअल जनरल जो हम लोग की जो कमिटी रहती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उनको क्या करना पड़ता है, वो रिपोर्ट शो करना पड़ता है ऑडिट के बारे में। सही, जो उसने ऑडिट किया है। सो ऑडिट जो जो बेस के ऊपर हमने देखा कि जो बेस के ऊपर किया है उसके हिसाब से वो क्या करेगा, वो शो करेगा ऑडिट रिपोर्ट। सही है। अगर कोई कंपनी ने इंफॉर्मेशन दी ही नहीं, सपोज एग्जाम्पल के ऊपर मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर कोई कंपनी का ऑडिट हुआ और उसने एक स्टेटमेंट दी नहीं जिसके अंदर उसने कुछ लॉस किया है, तो वो क्या करेगा, जो ऑडिटर रहेगा वो उस रिपोर्ट को पेंडिंग रखेगा और वो बताएगा कि मुझे अभी तक उनके पास से कोई इन्फॉर्मेशन आने कोई आई ही नहीं है इन्फॉर्मेशन, तो इसलिए मैंने रिपोर्ट क्या किया है, वो पेंडिंग रखा है या वो डिवीजन में अभी तक पेंडिंग है। जब भी रिपोर्ट आएगा मैं आपको उसका ऑडिट करके रिपोर्ट सबमिट करूंगा। सही है। तो ये आता है सब रिपोर्टिंग के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ ऑडिट ओपिनियन। देखिए, हमने हमारी लास्ट पॉइंट के अंदर क्या देखा था कि कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे कि सिस्टमैटिक स्टडी करेगा और वो ऑडिट करेगा। सही है। उसका वो टोटली एग्जामिन करेगा, एविडेंस दे, कुछ अगर प्रॉब्लम रहेगा तो उसका एविडेंस फाइंड करके देगा और कंपनी को रिपोर्ट सबमिट करेगा। सही है। ये हमारा पॉइंट था। और उसी से रिलेटेड ये भी पॉइंट है टाइप्स ऑफ ऑडिट ओपिनियन। अभी देखिए, इसके अंदर क्या बताया गया है कि वो जो ऑडिट ओपिनियन है, ऑडिटर का ओपिनियन कैसे देगा। इसके अंदर एग्जाम्पल दिया है मटेरियल का, कि उसने क्या किया है, मटेरियल डिपार्टमेंट के अंदर ऑडिट किया है और उसके हिसाब से उसने इसके अंदर सब एग्जांपल दिया है। सो टाइप्स ऑफ ऑडिट ओपिनियन के अंदर फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है अनक्वालिफाइड ओपिनियन। अभी इसके अंदर क्या हो गया कि वो जो ऑडिट करने वाला जो बंदा है वो क्लीन ओपिनियन ऑफ नथिंग इंडिपेंडेंट एंड क्या रहेगा, आर फेयरली एंड एप्रोप्रिएटली प्रेजेंट अकॉर्डेंस ऑफ जनरली एक्सेप्टेड ऑफ प्रिंसिपल्स। और अकाउंट के और ऑडिट के प्रिंसिपल्स के ऊपर ही वो क्या करेगा, अपना पूरा स्टेटमेंट देगा, अपना पूरा ऑडिट करेगा। प्री और पोस्ट, इसके अंदर क्या बताया, जो प्री स्टेटमेंट है और हम लोग की अभी की जो फ्यूचर की जो दी हुई स्टेटमेंट है वो क्या करेगा, कंपेयर करेगा और उसके ऊपर से वो क्या करेगा, वो डिसीजन लेगा कि कहाँ पे सबसे ज्यादा लॉस भी दिख रहा है या सबसे ज्यादा जितना प्रॉफिट होना चाहिए था वहां पे लॉस दिखा है, या कंपनी ने कुछ पर्सनली एक्सपेंस किया और उसका खर्चा उसके अंदर डाला है। तो पूरा चेक करेगा और उसके हिसाब से वो क्या करेगा, वो अपना ओपिनियन देगा। सही है। उसके बाद में आता है नेक्स्ट पॉइंट, क्वालिफाइड ओपिनियन। क्वालिफाइड ओपिनियन मतलब क्या, कि उसके अंदर वो बताएगा कि जो कंपनी ने सर्च के अंदर कुछ मिसमैच किया है कि नहीं, या मिसमैनेजमेंट किया है या मिस मटेरियल मैनेजमेंट किया है, तो उसके हिसाब से वो क्या करेगा, क्वालिफाइड ओपिनियन देगा। अगर अच्छा प्रोग्रेस रहेगा, अगर ऊपर थोड़ा सा अगर फर्क दिखेगा ना अमाउंट के अंदर, तो वो खुद बता सकता है उस कंपनी के अंदर। जैसे कि लास्ट पॉइंट के अंदर कहेगा कि कंपनी को वो क्या करेगा, वो एडवाइस दे देगा कि क्या करना है या बता, लेकिन अगर कुछ थोड़ा सा छोटा मोटा चेंजेस हो, सही है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लाइटिंग एक्सपेंसेस या दूसरे कोई एक्सपेंसेस थे वो दूसरे अकाउंट में चले गए हो, उसके कारण वो जो स्टेटमेंट वो टैली नहीं हो रहा है या वहां पे लॉस दिख रहा है उस डिवीजन के अंदर,
तो उसके अंदर उनको हेल्प कर पाएगा। लेकिन अगर ज्यादा अमाउंट हो और वो शो नहीं हो रही अमाउंट, तो क्या होगा, ऐसे टाइम पे वो एक अपना ओपिनियन दे नहीं सकता। लेकिन बताया गया है कि अगर इतना फर्क चलता है तो अपना वो क्या करेगा, कंपनी के लिए उसका जो ओपिनियन रहेगा वो एकदम सिस्टमेटिकली रहेगा। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होगा, देखिए, क्वालिफाइड ओपिनियन अगर रहेगा ना ऑडिटर का, तो जो कंपनी में जो इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं, जो हमने लास्ट पॉइंट के अंदर देखे थे, सही है, यहाँ पे प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स के अंदर जो कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं, अगर ऑडिटर ने आपका रिपोर्ट सही से सबमिट किया है ना, तो जब वो पूरा स्टेटमेंट शो होगा ना, तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं वो क्या हो गए, बढ़ेंगे उसके अंदर, कंपनी के अंदर, और उसके हिसाब से क्या होगा, हमारा कंपनी के अंदर फायदा हो सकता है। सही है, सही है। सो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है एडवर्स ओपिनियन। अभी एडवर्स ओपिनियन का मतलब क्या होता है कि हमें जो जैसे मैंने बताया कि सेम लाइक एविडेंस, कि जो भी हम ऑडिट रिपोर्ट करने वाले हैं, अगर उसके अंदर कुछ मिसमैच मिला, सही है, कि उसके अंदर कुछ ऐसा मिला कि जो हम प्रूफ नहीं कर पा रहे, तो उसकी वजह से क्या होगा, ऑडिट रिपोर्ट वो आधा ही रहेगा। सही है, सो कभी वो दे नाही शकता रिपोर्ट, सो कधी तो सिद्ध करणार नाही तो। ऍडव्हर्स ओपिनियन म्हणजे काय, की काय चाललंय त्याच्यामध्ये, एक्झॅक्ट काय प्रोसेस आहे, ही आपल्याला कसं समजणार आहे, त्या ऍडव्हर्स ओपिनियन थ्रू आपल्याला समजणार आहे। त्याच्यानंतर नेक्स्ट पॉइंट आहे डिस्क्रिमिनेट ऑफ ओपिनियन। आता डिस्क्रिमिनेट ऑफ ओपिनियन म्हणजेच काय, त्याच्यामध्ये काय सांगितलेलं आहे बघा, की आपल्याला जे काही करायचं आहे बरोबर, त्या रिपोर्टमध्ये ते व्यवस्थितपणे पटवून दिलं पाहिजे, तर काय होणार आहे, ते आपलं ऑडिट रिपोर्ट व्यवस्थित बनणार आहे। जसं मी तुम्हाला सांगितलं की एखाद्या कंपनीने त्याची जी आता मटेरियल आहे, त्या मटेरियलचं मिसमॅच त्यांनी काय केलंय, की त्यांनी पर्सनली यूज केलाय, तो मटेरियल ते पर्सनली यूज केले, त्याचं एक्सपेन्सेस त्या स्टेटमेंटमध्ये टाकले आपल्या कंपनीच्या, आणि ती कंपनी ते स्टेटमेंट देत नाहीये त्या ऑडिटरला, ते ऑडिट करण्यासाठी ती लपवेल। तर अशा वेळी काय होऊ शकतं, ऑडिटर आपलं काय करणार, रिपोर्ट तो जो आहे तो ऍज इट इज तो प्रेझेंट करणार आपल्या कमिटीला, आणि तो सांगणार की ही स्टेटमेंट मला भेटलेली नाहीये, त्याच्यामुळे मी जे हे ऑडिट आहे ते आता तिथे थांबवलेली आहे। मग अशा वेळी काय होऊ शकतं, की जो काही येईल तो त्यानुसार, म्हणजे तुमचं तुम्ही बघा, इन इन शॉर्ट, की जोपर्यंत मला काय भेटत नाही इन्फॉर्मेशन, तर ती इन्फॉर्मेशन मी साध्य करू शकत नाहीये, तो ऑडिट करू शकत नाहीये। मग हे काय करणार, तिथे काम तो तिथे तो स्टॉप करणार आहे, बरोबर आहे। आणि जर एखादा काही इन्फॉर्मेशन त्याला व्यवस्थित भेटते आणि काही चेंजेस असतील, तर तो त्या पद्धतीने काय करू शकतो, तर ते चेंजेसमध्ये थोडेफार फरक सांगू शकतो, पण जर तो जास्त अमाउंटमध्ये असेल, तर तो फरक तो सांगू शकत नाही, ते त्याला काय करणार आहे, कंपनीला ते प्रूफ दाखवायला लागणार आहे। मग तो कंपनीला विचारू शकतो की तुमची जर एवढी मोठी अमाउंट जर तुम्ही दाखवताय की तुम्ही पर्सनल यूज केलेली आहे आणि तुम्ही ह्याच्यामध्ये टाकलेली आहे, मग अशा वेळेला काय होऊ शकतं, कंपनीचे जे काही प्रॉफिट मेकिंग जी कंपनी बनणार आहे, जी स्टेटमेंट व्यवस्थित बनणार आहे, ती कशी होऊ शकते, लॉस मध्ये जाऊ शकते। ठीक आहे, सो हे पॉइंट आहे टाइप्स ऑफ ऑडिट ओपिनियनचे। ठीक आहे, अजून ह्याच्यामध्ये काही जर पॉइंट समजलेले नसतील तर तुम्ही मला विचारू शकता। ठीक आहे,